आपका सबका स्वागत है इस शो में, डीएससी में, और ख़ास करके लोगों का जो बाहर से इस शो में पार्टिसिपेट करने आए हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने चर्चा की इस देश के यूथ से। बहुत से सवाल थे लोगों के, यूथ के, और एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स के भी, जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों के भी सवाल थे कि क्या बिजनेस करें, कैसे हम कामयाब होंगे। एक व्यक्ति ने तो ऐसे पूछा कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा, कभी मैं इधर जाने की कोशिश करता हूँ, कभी इधर जाने की कोशिश करता हूँ, कुछ तय नहीं कर पाता हूँ। यानी क्या हुआ? कंफ्यूज्ड माइंड। तो उसने सवाल पूछा कि साहब बड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। तो हालांकि उनका जवाब हमने दिया। मुझे एक किस्सा याद आया। एक एग्जीक्यूटिव और एक कंपनी का चेयरमैन गाड़ी में, कार में कहीं जा रहे थे। अज्यूम करिए मुंबई से पूना जा रहे थे, और रास्ते में उन्होंने देखा दूर से एक बिल्ली आ रही है, रास्ता काट करने की कोशिश कर रही है। बिल्ली आधे रास्ते आई, घबरा गई, फिर पीछे भाग गई। थोड़ा सा पीछे गई, फिर मन में आया, फिर आगे भाग ली के क्रॉस करती उस सड़क। ऐसा करते करते वो बिल्ली उस कार के नीचे आके कुचल के मर गई। तो उस कंपनी के चेयरमैन ने पूछा अपने एग्जीक्यूटिव से कि भाई आप बता सकते हैं ये बिल्ली क्यों मरी? कंफ्यूजन से मरी, इनडिसीजन से मरी, तय नहीं कर पाई कि आगे जाऊं कि पीछे जाऊं। तो पिछले कार्यक्रम के जिन लोगों ने देखा है पिछला कार्यक्रम पिछले हफ्ते का, उनके लिए यही मैं बाद में क्लोजिंग रिमार्क कहूँगा, और आज के एपिसोड की शुरुआत करेंगे कि कन्फ्यूजन मत रखिए ज़िंदगी में। निर्णय कीजिए, तय कीजिए, आगे बढ़िए, विश्वास से आगे बढ़िए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जो बिजनेस करना हो, क्या करना है, उसके लिए अपने टैलेंट को पहचानें। आप में जो टैलेंट है उसके मुताबिक अगर कोई बिजनेस करेंगे तो कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। पर आज का विषय जो हमारे पास है वो ये है कि मैंने बिजनेस तो तय कर लिया कि मुझे क्या करना, लेकिन पैसा तो नहीं है, कैपिटल नहीं है, या है तो बड़ी थोड़ी सी कैपिटल है। मैंने बिजनेस तो तय कर लिया कि मैं 50 लाख इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन है मेरे पास कुल 20 लाख रुपए, तो कहाँ से लाऊं बाकी 30 लाख? कई स्थिति ऐसी भी आती हैं जब आपने बिजनेस शुरू कर दिया। जब शुरू किया था तो सोचा था कि 50 लाख में काम हो जाएगा, उसके बाद प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो प्रॉफिट जितनी जल्दी आना था उतनी जल्दी नहीं आया। अब क्या करें, स्टक हो गए, बीच में फंस गए। कल एक महाराष्ट्र से हमको अभी चिट्ठी आई कि साहब मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ, सड़कें बनाता हूँ, सरकारी काम भी करता हूँ, सरकार के पीडब्ल्यूडी के काम करता हूँ, सड़क बनाता हूँ। तो मैंने हॉट मिक्सर प्लांट खरीद रखा है। उस प्लांट में मैंने लगभग 60 लाख रुपया खर्च किया है, उसमें से 35 लाख बैंक से लिया है, लेकिन अब मुझे आगे काम करने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, वो मेरे पास नहीं है, इसलिए उस मशीन का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही मैं बिजनेस आगे चला पा रहा हूँ। बैंक वाले मेरे से इंटरेस्ट का पैसा मांग रहे हैं 35 लाख का, वो भी देने के लिए नहीं है। तो क्या करूँ? आपके सोचने में आया है कि पैसा कैसे लाऊंगा, बिजनेस करूँगा? तो कोई आपके किसी के एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? मैं दिल्ली से ही हूँ। वी आर ए बिजनेस कंसल्टिंग कंपनी। तो हम लोग काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ में काम करते हैं। तो डेफिनेटली फ्रॉम लास्ट 14 साल से हमने बिज़नेस को काफ़ी ग्रो किया है, और जितना बिज़नेस को ग्रो करते जाते हैं उतना ही आपकी पैसे की जो नीड है उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि समथिंग लाइक राइडिंग ए टाइगर। आप ना तो नीचे उतर सकते हैं, और ना आपको ऐसा भी लगता है कि मैं अब कितना देर तक इसको दौड़ा सकता हूँ। गुड क्वेश्चन, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यू। इट्स गुड टू हैव सच ए प्रॉब्लम कि आपका बिजनेस ठीक चल रहा है, ग्रो कर रहा है,
उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए, और अगर उस बिजनेस को ग्रो नहीं करेंगे तो वो बिजनेस वापस चला जाएगा। एक दोस्तों, अपने जो पुराने किताबें हैं, बुक्स हैं, उपनिषद हैं, वेदास हैं, उनमें भी ये कहा गया नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ, कुछ स्टैटिक नहीं है। और बिजनेस पे वो चीज अप्लाई होती है बड़ी अच्छे रूप से। या तो बिजनेस आगे बढ़ेगा, और अगर आपने उसको आगे नहीं बढ़ाया तो वो धीरे 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 पीछे आने लगेगा। सो इट इज रियली लाइक राइडिंग ए टाइगर, बट गुड टू हैव ए टाइगर इन योर कंट्रोल एंड मूव फॉरवर्ड। छोटी सी बात मुझे ध्यान में आ रही, बोले तो कहूँ? भाई फंडिंग चाहिए, या तो किसी पैसे वाले के यहाँ अपने आप को अडॉप्ट करवा लो, या किसी पैसे वाले की लड़की से शादी कर लो। मुझे तो कोई भी नहीं मिला है। खैर, दी जोक्स अपार्ट, मेरे ख्याल से जब मैंने शुरू किया बिजनेस आज से 40-42 साल पहले, तब कोई फॉर्मल बिजनेस के लिए फंडिंग करने की एजेंसियां मुझे नहीं लगता इस देश में कोई बहुत ज़्यादा थी ज़रूर। डेवलपमेंट एजेंसीज उनको कहते थे, सरकार द्वारा चलाई जाती थी। उनको डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहा जाता था, DFI। वो शायद उस समय में 4 या 5 थी, ICICI, IDBI, UTI, IFCI, यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, LIC, लाइफ इंश्योरेंस को, वो ये भी फंडिंग करते थे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, IDBI, इस प्रकार की संस्थाएं थी जो कि शायद बड़े बिजनेसेस को फंड करती थी। बाकी फंडिंग थी इनफॉर्मल यानी आपके गांव में, शहर में कोई धनाढ्य व्यक्ति है जिनका काम ही फंडिंग करना, ब्याज पे पैसे देना, ऐसा है, उन लोगों वैसा सिस्टम चलता था। या आपके कोई रिश्तेदार हैं जिनके पास पैसा फ्री है, कुछ एक्सेस है तो दे देंगे। लेकिन आज के दिन अपने देश में देयर आर सो मैनी फॉर्मल फंडिंग इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल। एंजल फंड्स, एक कहावत, नाम जो आया वो अमेरिका से आया, और आप लोग हैरान हो गए सुन के कि अमेरिका में एंजल फंड्स भी हैं एक तरफ, जो कि शुरुआत करने वाले बिजनेस को फंडिंग करते हैं। दूसरी तरफ वल्चर फंड भी हैं। वल्चर फंड का काम क्या है? वो जब बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है उसको आके लाई के वल्चर खींच के ले जाएंगे, आपके मुंह से निकाल के ले जाएंगे और उसको बंद कर देंगे। तो दोनों तरह की चीज़ें हैं। तो आज अपने देश में नंबर 1 एंजल कैपिटल फंड्स काफ़ी बन रहे हैं। दूसरा है वेंचर कैपिटल फंड्स, जो कि शायद स्टार्टअप के बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है उनको फंडिंग करते हैं, या ज़्यादा बड़े लेवल पे फंडिंग करते हैं। फिर तीसरा है बैंकिंग सिस्टम। आज बैंक्स के पास भी पैसा है, जो कि वो चाहते हैं कि कोई आगे सामने आए और हमारे से पैसा ले, बिजनेस लगाए, इन्वेस्टमेंट करे, आगे बढ़े। और इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स हैं। म्यूचुअल फंड्स का भी अगेन एक काम है कि आपकी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो साथ साथ नेशनल लेवल पे जो डेवलपमेंट फंड थे, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन थी, उनकी जगह पे स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस आ गई हैं। हर स्टेट में लगभग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस हैं, उनके अपने फंड्स हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं नए स्टार्टअप वेंचर्स में। तो स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन भी बोलते हैं उनको, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस भी उनको बोलते हैं। आपके कोई प्रश्न है तो आई वुड लाइक टू टेक।
उनकी इन्वेस्टमेंट कंपनीज की कितनी इन्वॉल्वमेंट रहती है आपके वर्किंग एरियाज में, लाइक हाउ मच दे आर ऑथराइज्ड फॉर योर डिसीजंस एंड ऑल? जो फंडिंग करने वाले लोग हैं, जो ऐसे फंड्स हैं, वो ज़्यादा करके आपको काफ़ी फ्रीडम देते हैं। कहीं उनको लगे कि आपका कुछ एरिया ऐसा वीकनेस वाला है, वो आपके साथ साथ चलेंगे। ओके। वो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ साथ चलेंगे। लेकिन जहां उनको कहीं लगेगा कि आपकी कहीं वीकनेस है, तो शायद वो आपको गाइड कर सकें, क्योंकि उनके पास उन्होंने इन्वेस्टमेंट बहुत जगह की होती है। उनको पता है कि किस स्थिति में क्या डिसीजन किस प्रकार से लिया जाए ताकि फेलियर रेट कम हो सके। बल्कि इसके ऊपर मैं आपको मुझे अभी बाइबल की एक बात याद आई। एक आदमी मेरे जैसा जब वो जिंदगी में कहीं पहुंचा तो उसने मुड़ के देखा लाइफ की तरफ। 40 साल का रास्ता उसको दिखाई दिया। अंदाज़ा लगाइए कि मान लीजिए वो समुद्र के किनारे की रेत का एक रूप में समझ लीजिए उसकी लाइफ पीछे की थी। और जब उसने देखा अपनी जिंदगी को पीछे, तो उसको लगा कि जहां जहां उसको मुसीबत आई, जहां जहां उसका बिजनेस कमजोर पड़ा, वहां तो दो की जगह एक ही पांव था, एक ही उसके निशान थे। लेकिन जब ठीक चल रहा था, जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तो दो निशान थे, साथ साथ चल रहे थे। यानी दो आदमी साथ साथ चल रहे थे। तो उसने पूछा, ओ गॉड, when I was in good times you were always with me, but when there were bad times you vanished, you ran away from me, you abandoned me. यानी आप छोड़ के भाग गए जब मेरा बुरा समय आया। तो क्या लगता है गॉड ने क्या जवाब दिया होगा? सर, गॉड ने कहा कि जब तेरा बुरा वक्त आया उस समय मैंने तुझे अपने कंधों पे बिठा लिया था। वेरी गुड, वेरी गुड। ये आपका गैस था कि आपने पढ़ा है? आई हैव रेड दिस स्टोरी। यू हैव रेड दिस स्टोरी। वंडरफुल, वंडरफुल। तो ये है, आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। जो फंड करने वाला आपके साथी है, वो इसको ये मत समझिए कि वो आपके काम में अड़चन अड़ाएगा या आपको हर बार क्वेश्चन पूछ के आपकी टांगे खींचेगा। दे विल हेल्प यू ऑल्सो। वी हैव अ कॉलर, मिस्टर हितेश फ्रॉम मुंबई। हितेश जी, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार, आई एम हितेश फ्रॉम मुंबई। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी सर. I have been in the hotel industry since last 20 years, and recently I have started my own business for imported food items. Now, I have a few importers who import the food items for me, and I distribute it. Now I want to do it on my own, the imports thing. So, what is your advice to me how to go about it, sir? आपके बैंकर कौन हैं? किससे बैंकिंग करते हैं आप? जब आप यहाँ जो इम्पोर्टर हैं, जब आप उनसे माल खरीदते हो और डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उनकी पेमेंट आती होंगी, आप उनको चेक देते होंगे, वो किस बैंक से डील करते हो आप? SBI सर। तो SBI से डील करते हैं, तो इससे बढ़िया बैंक नहीं है। आप जाइए इस SBI के पास, उनको दिखाइए कि आपका ये ट्रैक रिकॉर्ड है, आप 20 साल से होटलियर रहे हैं। हाँ सर। कब से आप ये बिजनेस कर रहे हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन का? Just recently, couple of months back, I was just started. डजंट मैटर, 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास एज ए होटलियर है और अभी आपने शुरू किया, तो स्टेट बैंक विल कम फॉरवर्ड टू गिव यू फंडिंग फॉर योरसेल्फ इंपोर्टिंग द थिंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग। Okay sir. Okay sir. That is great sir. थैंक यू हितेश, ऑल द बेस्ट। Thank you sir. Thank you sir. और किसके कोई आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, बताइए आपकी क्या समस्या है? मैं स्किल आज ये सोच के ही आई हैं कि आप अपनी समस्या का हल करके ही जाऊंगी यहाँ से। जी, आपसे बहुत ख्वाहिश थी आपसे मिलने की और अपने कुछ बिजनेस माइंड शेयर करने का। हाँ। मैं जॉब करती थी 2012। आई लेफ्ट दैट जॉब टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन। मैं स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स
का चेंज शुरू करना चाहती थी, वेयर आई वांटेड टू इन्वॉल्व विमेन ओनली, कि उनको ट्रेनिंग दूँ बेसिक लेवल की, और उनको ट्रेन करके उनको एम्प्लॉय करूँ. बट ये बिजनेस प्लान तक ही रह गया. ना फंड, वहाँ अकेले हूँ तो कुछ ना मैन पावर जनरेट कर पाई, ना ही फंड. तो आप टाइगर पे चढ़ नहीं पाई? चढ़ ही नहीं पाई. हाँ, चढ़ ही नहीं पाई. बिल्कुल नहीं. आज भारत सरकार की पिछले 4 वर्षों से एक स्कीम है स्किल डेवलपमेंट की, और देयर इज ए स्पेशलाइज्ड स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑल्सो, एंड देयर इज ए फंड ऑल्सो फॉर स्किल डेवलपमेंट. मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि भारत सरकार 10,000 रुपया प्रति व्यक्ति, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप उनके नॉर्म्स के हिसाब से अगर उनको स्किल डेवलपमेंट सिखाएंगी तो वो आपको देते हैं 10,000 रुपये. और मेरा नहीं ख्याल कि आपका खर्चा एक मनुष्य या लड़की के ऊपर 10,000 से ऊपर आएगा, आपका 5-6 हज़ार 7 हज़ार ही आएगा. क्योंकि इसकी स्कीम में ऐसा है कि आप जिस शहर में, जिस कम्युनिटी में स्किल डेवलपमेंट का काम करना चाहती हैं, उस कम्युनिटी को भी साथ में लीजिए, ताकि वो आपको जहाँ ट्रेनिंग देनी है वो जगह दे सकें, क्योंकि इसमें कम्युनिटी का भी बेनिफिट होगा. उस कम्युनिटी में लोग जो बिजनेसेस हैं उनको भी स्किल्ड वर्कर चाहिए, स्किल डेवलप्ड लोग चाहिए. उनसे भी आप पूछेंगे, ये स्कीम में पूरा लिखा हुआ है कि इंडस्ट्री, कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट एंड यू एज ए ट्रेनर, इन चारों की पार्टनरशिप से ये किया जा सकता है. अभी भी आप इंटरनेट पे देखिए, यू विल फाइंड इट एंड यू विल बी एबल टू डू इट. I would like to invite here with me Mr. Rahul Khanna. He is the Angel Capital Fund investor, running a very successful company named Canaan Partners. हाँ जी. राहुल जी, ये बताइए कि एंजल इन्वेस्टमेंट फंड्स जो हैं, हाँ जी. वो कितने से कितने तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उससे ऊपर इन्वेस्टमेंट हो तो वो फिर कौन करता है? हाँ जी. ये थोड़ा विस्तार से बताइए. जरूर. बात ऐसी है कि जो कंपनी बनती है इंडिया में, ज़्यादातर हमारे ट्रैक रिकॉर्ड एक्सपीरियंस में से कम 10 साल लगते हैं बड़ी कंपनी बनाने में. जैसे कि देखिए, मेक माई ट्रिप, नौकरी, शादी, भारत मैट्रिमनी, ये सब कंपनियां कम से कम 10 साल से चल रही हैं. तो पहली बात यह है कि आपको यू हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म, एंड यू हैव टू थिंक अबाउट द नीड्स ऑफ द कंपनी, नॉट जस्ट फॉर टुडे बट ओवर द नेक्स्ट 10 years. बट ज़्यादातर जो एंजल फंड रहते हैं, उनका बजट एक इन्वेस्टमेंट के लिए करीब 1 करोड़ और 4 करोड़ के बीच में होता है. तो ज़्यादातर जो एंजल फंड हैं या जो एंजल ग्रुप्स हैं, तो आज आप चेकबुक लाए हैं अपने? ज़रूर, क्रेडिट कार्ड भी लाए हैं. तो हम ऐसे करते हैं कि जो भी कंपनियां मिलते हैं हमसे, पहले तो हम पता करते हैं कि टीम कैसी है, यू नो, व्हाट काइंड ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड डू दे हैव, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस डू दे हैव, इज दिस अ बिजनेस दैट कैन स्केल. आई थिंक पिछले हफ्ते बात हुई थी कि स्केलेबल बिजनेस बनाना चाहिए. तो बिजनेस स्केल हो सकता है, बिजनेस आगे बढ़ सकता है, और उसके मुताबिक बिजनेस की नीड्स क्या हैं अगले 2 साल के लिए. तो जैसे कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाना है, कि दिखाना है कि अगर 1 रुपया डाला तो 2 रुपये बनते हैं. तो पहले तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए कितने पैसे चाहिए. दूसरी बात है कि प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाना है, तो उसके लिए कितने पैसे लगेंगे. सेल्स पीपल लगाने के लिए, 2-4 सेल्स लोग लगाने के लिए, एक ऑफिस खोलने के लिए कितने पैसे लगेंगे. उसके लिए मान लो 1 और करोड़. तो ये 2 करोड़ जमा के फिर हम सोचेंगे, ठीक है, अगर इस तरफ तक पहुंच गए तो कौन से माइलस्टोन अचीव होंगे, किस तरह के माइलस्टोन होंगे, कि प्रोडक्ट डिलीवर होगा, कि कोई पैसे भरेगा प्रोडक्ट के लिए, कंपनी प्रॉफिटेबल होगी. ये अलग अलग तरह के माइलस्टोन हम देखते हैं कि कौन से माइलस्टोन पार सकेगी कंपनी इतने पैसों के साथ. तो उतने ही पैसे यानी कहाँ तक पहुंच सकेंगे 2 Correct. करोड़ की इन्वेस्टमेंट में. Absolutely. और उस समय आपके हिसाब से वो कंपनी की वर्थ लगभग क्या होगी, हाँ जी. ये आप देखना चाहेंगे. Correct. And so, you know, the key decision is how much money does the company need to get to the next stage of funding. And वो जो next stage funding, उसको कहते हैं venture capital funding. तो angel funding ज़्यादातर कंपनियां लेती हैं जिनके पास प्रोडक्ट ना हो या टीम ना हो. उस टाइम पे ज़्यादातर उनके पास कॉन्सेप्ट रहता है. तो उसी टाइम पे वो कॉन्सेप्ट लेके या थोड़ा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिखा के शुरुआत करते टाइम में, करेक्ट,
शुरुआत करने वाले जो लोग हैं वो आपके पास एज ए एंजल कैपिटल right. इन्वेस्टमेंट वो आपके पास आए। दैट्स राइट। एंड उसी टाइम पे हम ज़्यादातर, किसी ने पूछा था कि आप क्या देखते हो, आई थिंक जो 10 साल की जो जर्नी है उसमें सब चीज़ें बदल जाएंगी, राइट? हाँ। जो एक चीज़ नहीं बदलेगी कि कौन फाउंडर कौन है, राइट? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो, एज एन एंजल इन्वेस्टर इज who is the person we're backing. And in India, you know, that is the karta, right? So at the heart of it is who is the person we're backing, and do we believe this person can build a large company, right? I think that is the most important. Now, it doesn't matter how much experience you've had. It doesn't necessarily matter how many degrees you have. I think what matters is what is your passion. आपके दिल में आग है कि नहीं? Absolutely, absolutely. हमारे साथ हैं मिस्टर अनिल भाटिया इंदौर से। हाँ जी। बताइए भाटिया जी, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मेरा सवाल है कि है ना, ये मैं बहुत सारे मेरे इसमें व्यापार में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं कहाँ जाऊँ? क्या व्यापार करना चाहते हैं आप? सर मैं चावल का व्यापार करना चाहता हूँ। अब जो है होलसेल बाजार में छोटी पैकिंग चलने का चलन हो गया है। हाँ, तो मैं अपनी ब्रांड छोटी पैकिंग में 1 किलो 5 किलो में निकालना चाहता हूँ सर। तो इसके लिए तो मैं तो काम कर चुका हूँ चावल का पहले अपने शुरुआती दिनों में, तो उसके लिए तो कैपिटल नहीं चाहिए आपको। देखिए राइस मिल वालों से आप लीजिए बड़ी पैकिंग, वो आपको उधार भी देंगे। आपको अपना सिर्फ ये विश्वास दिलाना है उनको कि आप उनके पैसे लेके भागेंगे नहीं। तो वो तो सही बात है, और उसके बाद उसको छोटी पैकिंग में करके दुकानदारों को दीजिए, उनसे पैसा लाइए और वापस राइस मिलर को दे दीजिए। आपको क्या पैसे की जरूरत है? नहीं सर, दालें भी है ना सर, और सिर्फ दाल मतलब वो छोटे दुकानदार भी उधार मांगते हैं सर। अभी क्या बिजनेस करते हैं आप? अभी सर मैं इसी में ब्रोकरशिप में हूँ, इसी में राइस और दाल में। तो फिर तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए भैया, जब ऑलरेडी आप इस ट्रेड में हो। सर दिक्कत तो राहुल जी, आप क्या समझते हैं कि मुझे नहीं लगता इनको कोई परेशानी होनी चाहिए। नहीं, वैसे तो आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है इस सेक्टर में, फिर भी बट नहीं, आई थिंक दिस बिजनेस सीम्स क्वाइट कैपिटल एफिशिएंट। You know, ज़्यादातर it's a trading business. हाँ जी। You know, maybe depending on the track record, he can get some line of credit from a bank to finance some of the purchases from the larger mills, or in order he can turn this business of financing the small retailer into a business for himself. राहुल जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस देश के यूथ को, और क्या सलाह देना चाहेंगे? हाँ जी। इससे पहले कि मैं और कोई प्रश्न पूछें। Yes. So, you know, I came back to India in 2005 from Silicon Valley, and लोग कह रहे थे पागल है, you're going back to India, what's wrong with you? You know, and I said, look, you know, I believe the future is in the East, and I think I was part of a wave of returnees that came back, right, in 2005, 2006. I think it was the best decision of my life, because if I look at now and I look at the next 10 years, there has never been a better time than this to be an entrepreneur, ever. Because all of the hard work of the last 10 years of us building the ecosystem, arranging for financing programs, creating a startup economy, encouraging risk-taking in the youth, the kind of energy that we are seeing, I've never seen like this before. Wonderful. So I think, you know, this is a great time. And, you know, I really encourage, you know, friends of ours who are sitting all around the world, you know, to think about coming back. You know, this is a huge opportunity. Bring your talents back. I think people who are sitting here think global, because, you know, these days if you want to build a great company, you have to think the world. You know, there's a company out of China called Alibaba, which all of you have noticed, right? Yeah. You know, who would have thought it, right? Who would have thought, you know, one guy sitting in China comes to the US for 1 year, figures out what to build, and goes back and creates the most valuable company in the internet world. Wonderful. So you can do it. Sir, my name is Shivang Paliwal. I'm pursuing PGDM from IMS Ghaziabad. Yes. My question is, being a management student, the question comes to in my mind that is like, we have been taught in such a manner that we can be a successful manager for a company. But then there is a doubt that yes, I have a desire to be an entrepreneur with a low capital, Yes. not with a much investment. So if you talk about some online business, is it important to go and have an experience with a corporate first and then you start coming with your own business?
Yes. Very good question. It's a great question. It's a great question. Pass the mic. Yes. In our experience, and अगर आप देखें कि कौन सी कंपनियां सक्सेसफुल हुई हैं, so ज़्यादातर जो लोग उन कंपनियों को चला रहे हैं, they've spent, I'm talking about professional turned entrepreneur. Many of these gentlemen have spent time in corporate India. And I think what's important to learn in corporate India is not how to show up on time at work. That you should do anyway. But I think really what you learn is how to build a team, how to manage people, and that's the biggest challenge. You know, we find that in scaling an organization, you can be a great entrepreneur, but if you cannot lead and manage people, you know, and that you will typically learn by doing, right? Otherwise, you come into a startup, you never hired people, you never managed people, you never motivated people, then how will you build a big company? So I think it's really the experience of running teams, managing business, and then you can always take the leap out. Sorry. Yes. My question is regarding the startups in India and the MSMEs in India. To talk about the performance of MSMEs in India is second to that of China, contributing to 45% of the industrial output, 40% of the total exports, generating 60 million people, employing 1.3 million people every year, producing 8,000 quality products every year. But still there are certain issues that if government can look into, the GDP of our country can surpass that of the developed nations, and that can be high credit cost, high input costs that eat up most of their profits, high borrowing costs, and the last is the central excise limits that is not increasing with compared to the increase in the cost of the raw materials, and it becomes increasingly difficult for the small units to compete with the larger units who buy in bulk in the purchases and they are availing discounts. So my thinking is that a certain minimum central excise limit should be there of 5 crores to the tiny units, so that to increase their sales through which they can achieve maximum avail credit limits from the banks. So what can be considering these factors taken into account, what can be the steps taken to increase the global competitiveness of these MSMEs and the startups? Well, आपने तो ये आपका सवाल बड़ा अच्छा है, Right. लेकिन आपने अपना सवाल भी दिया, समस्याएं भी बताई, और आपके हिसाब से तो इंडिया शुड कोलैप्स. खैर, फिर भी राहुल जी बताइए. I can give you some perspective. So, you know, recently we had the pleasure of meeting with the team at SIDBI. Now, you know, recently the Prime Minister announced this plan to deploy 10,000 crores in startups. SIDBI is a Small Industries Development Bank. Development Bank. हाँ जी. And all I can tell you is that in the last 30 years, SIDBI has invested close to 1,000 crores. And they have now decided that in a fairly short period of time, they will deploy 20,000 crores. So I think, you know, the vision is very large. You know, this 10,000 crore number itself, there are backlog of money available to SIDBI. There were previous schemes announced, right? So they are actually opening up to saying, should we open credit guarantee schemes? Should we have other kinds of programs? Should we fund incubators? Should we fund accelerators? You know, should we do the first loss guarantees for companies? So what I can tell you is that, and a lot of this credit to the new government, they've put the pressure on some of these organizations to actually put this money where it should be, right? And I think the level of energy we're now seeing across the government organizations to actually deliver this money to its rightful purpose is something quite remarkable. So I think stay tuned. Yes. और मैं एक और बात आपको कहना चाहूँगा इसके साथ जो राहुल जी ने कहा. देखिए, ये मत भूलिए, आपको डर लगता है कि बड़ी कंपनियां बल्क में खरीदती हैं, मैं तो छोटा बिजनेस शुरू करूँगा, मैं उनके सामने compete कैसे कर सकूँगा, मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा होगा. परंतु ये सच्चाई है आज के भारत की कि 68% of this country's GDP is generated by small and medium enterprise. अगर ऐसा होता तो वो फिर क्यों कर सकते? क्योंकि अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप में हिम्मत है, आप में हौसला है, तो आप इन सब चीज़ों का सामना कर सकते. और बहुत सी स्कीम्स ऐसी अवेलेबल हैं भारत सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट्स की, जिससे कि जो आपकी कमी है आप उनको स्ट्रेंथ्स में बदल सकते. देखिए उनको, समझिए और पॉजिटिविटी लाइए अपने अंदर कि मैं कर सकता हूं. तो राहुल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो. Thank you. एंड फॉर योर गुड एडवाइस टू स्टे ट्यून. Thank you. तो इंडिया स्टे ट्यून. चलिए, अब राहुल जी ने आपको सारी बात बताई, फॉर्मल फंडिंग कैसे की जाए.
मुझे कई सवाल ऐसे भी आए कि आपने कैसे किया। जब 17 रुपये लेके चले गांव से अपने हिसार शहर से 1971 में, उसमें से भी 8.5 रुपया भाड़ा लग गया बस का। तो पिछले हफ्ते आप जैसे यंगस्टर ने मुझे पूछा कि यार 71 में अगर 8.5 रुपये थे आपके पास तो काफ़ी थे। तो दोस्तों, जिस प्रकार से मुझे भी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत थी जब मैं अपना काम शुरू किया, तो मैंने क्या किया, स्कूल के कुछ दोस्त ऐसे देखे चुने, 4 या 5 थे जो अपना बिजनेस करने लग गए थे। उनमें से एक था घड़ी साज, दिल्ली से घड़ियों के स्पेयर पार्ट्स लेके जाते थे हिसार, उसको बाकी जो वॉच मेकर्स हैं, रिपेयर करने वाले हैं, उनको बेचते थे। एक दूसरे थे होलसेलिंग करते थे चाय पत्ती की, जो चाय पीते हैं उसकी चाय बागानों से पेटियां मंगाते थे और पूरे हरियाणा में मंडियों में बेचते थे रिटेलर्स को। एक दोस्त थे, हार्डवेयर का उनका दुकान थी, हार्डवेयर यानी नट बोल्ट, एग्रीकल्चर अप्लायंसेस, ये वो सब प्रकार की चीज़ें वो उनको भी बाहर से लाते थे, वहाँ पे रिटेल में बेचते थे। और मेरा काम था उस समय में एक दाल मिल चलाता था मैं, तो मुझे क्रेडिट मिलता था सिर्फ 5 दिन का मंडी से, जब रॉ मटेरियल खरीद के लाते थे। और ये लोग जो थे, इन लोगों को महीने में एक बार अपना माल खरीदने कहीं जाना पड़ता था या उनसे पैसा लेने को आता था। तो मैंने एक बड़ा अपने तरीके से सोचा, मुझे पता नहीं कि ये मेरा उदाहरण आपको किसी को काम आएगा या नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपसे शेयर तो ज़रूर करूं। तो मैं दोस्तों क्या करता था कि अपना शाम को साइकिल उठाया और इन सब की दुकानों में शाम को जो गल्ले में पैसा पड़ा था आज दिन भर की बिक्री का, वो मैं उठा करके ले आता था, उनकी जानकारी से, उनकी इच्छा से, ये नहीं कि उठा के वैसे ले आए। और वो पैसा मंडी में जाके उसी शाम को जिसका 1000 रुपया देना हुआ उसको 500 दिए, जिसका 5000 देना हुआ उसको 2000 दिए, ऐसा करके अपने क्रेडिटर्स को वो पैसा दे आता था। तो 2 चीज़ें हुई इसमें मेरे साथ। एक तो ये हुआ कि मंडी में जो मेरे रॉ मटेरियल सप्लायर थे, उनको मेरे पे यकीन हो गया कि भाई ये लड़का अगर इसके पास जैसे पैसा आएगा ये तुम्हारी दुकान पे आके तुमको दे जाएगा, इसकी दुकान पर हमें मांगने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 दिन का कहीं अगर 6-7 दिन भी हो गया तो भी उनको पता था कि उनका पैसा सेफ है। और ये जो मेरे 4-5 दोस्त थे, उनको भी ये यकीन था कि जिस महीने के आखिर में या महीने के शुरू में जब उनको ज़रूरत पड़ेगी, उस वक़्त मैंने एक पूरी दाल की वैगन बेची, उसका चेक आया, वो इन 4-5 में बांट दिया। तो मेरा वर्किंग कैपिटल का काम हो गया, उनको भी तकलीफ नहीं हुई और अपना बिजनेस उस तरह से चल निकला। वो क्या कहते हैं आज की फिल्मी भाषा में, मेरी तो चल निकली, यही बोलते हैं कि क्या बोल रहे हैं, चल पड़ी। हाँ सही बोले ना, फिल्में देखते हो इसका मतलब। तो ये भी एक इनफॉर्मल वे ऑफ फंडिंग जिसको कहते हैं, वो उस समय में हमारे लोगों के पास यही अवेलेबल था। आई वुड लाइक टू से दैट एट द क्लोजिंग ऑफ दिस टुडेज प्रोग्राम कि यदि आप कुछ चीज़ें अपना ध्यान में रखें तो मैं समझता हूं कि आपको कभी फाइनेंसिंग की कमी कभी नहीं आएगी। नंबर 1, अपने एक्शन, अपनी डीड, आपकी जो जैसी कथनी हो वैसी करनी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप कहते कुछ हैं करते कुछ अलग हैं। जो एंजल कैपिटल इन्वेस्टर भी है या कोई इनफॉर्मल भी है, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका कुछ इंटेंशन इस प्रकार की है कि जल्दबाजी में कहीं ना कहीं से पैसा बनाओ, मारो पैसा और भाग जाओ। क्या करेगा बेचारा पैसा देने वाला या वेंचर कैपिटल फंड,
या एंजल कैपिटल वाला। फिर दूसरी बार काठ की हंडी नहीं चढ़ती है। काठ की हंडी एक बार चढ़ सकती है, इसलिए कभी अपनी कथनी करनी में फ़र्क मत करिए और अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाइए। दूसरी बात, जिंदगी में समय कभी कभी ऐसे आते हैं जबकि आप अपनी कमिटमेंट नहीं पूरी कर पाते, चाहे वो इक्विटी के रूप में पैसा लिया हो आपने, या चाहे आपने लोन लिया हो, डेट लिया हो बैंकों से। कभी होता है समय जब आपके जो सोचा था उस तरीके से नहीं चला बिजनेस, आप जो कमिटमेंट थी, आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू थी, नहीं पे कर पाए बैंक को। बजाय इसके पहले कि बैंक आपके पास आए और आपसे पूछे कि भाई क्या हुआ, आपके तो पिछले 15 दिन पहले पैसा देना था मुझे, उससे पहले कि वो आए, आपको पहले जाना चाहिए अपने लेंडर के पास और अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए, बताना चाहिए कि जी मैं अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाऊंगा, मुझे आप कुछ समय दीजिए। तो 99.9% मेरा ये विश्वास है कि वो लेंडर आपको ज़रूर एकोमोडेट करेगा, क्योंकि वो समझेगा कि आप जो कह रहे हैं उसके पीछे कारण है, आपने ईमानदारी से उनको बताया है, तो वो आपको कोऑपरेट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और तीसरी बात, अपने क्रेडिटर का, चाहे वो सप्लायर हो, चाहे बैंकर हो, चाहे कोई और हो, जब आपको उसके पैसे देने हो उसकी फ़ोन कॉल लेना बंद करिए। हमेशा रहिए, अपना अपफ्रंट रहिए, ईमानदारी से काम करिए, आपको कैपिटल की कमी नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।